अफसानचा एक मुकम्मल कहानी को इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में बयान करने का नाम है। इस वीडियो में भी हमने ऐसे अफसानचे मुंतखब किए हैं जिनमें अफसानियत भी है और गहराई, तंज की काट भी है। ये अफसानचे आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। दरिया खान शिनवानी का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है ज़मीन। इसे उर्दू का कालिब दिया है आकाश मुगल ने। उसने बिस्तरे अदालत पर आंखें खोलते हुए कहा, ज़मीन सन फैसले में वो ज़मीन हमारी हो गई। वो मुस्कुराया तो मुअद्दब खड़ा शख्स बोला, साईं बस अब एक ही कता बाकी बचा है जो गैर आबाद है। कौन सा? उठने की कोशिश की मगर उठ ना सका। आपकी हवेली के बराबर में जो कता है वो वाला साईं। मगर क्या? वहां 2 कब्रें हैं। वो मुस्कुराया और बोला, हाँ बाबा वाले बताया तो करती थी कि ये कब्रें मेरे परदादा और परदादी की हैं। फिर जो हुक्म आपका साईं। दादा दादी की तो हड्डियां ही अब तक गल सड़ गई होंगी। तुम कल सुबह सवेरे कब्रें मिसमार करके ट्रैक्टर से केन लगाकर जमीन बराबर करा दो। मोहम्मद अली सिद्दीकी का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है आखिरी मंजर। वो दोस्तों को टेक्स्ट मैसेज कर रहा था। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और वो चौंक पड़ा। 2 गाड़ियां बुरी तरह आपस में टकरा गई थी। वो दौड़कर गाड़ियों के करीब पहुंचा। दोनों गाड़ियों में कुछ लोग खून में लथपथ पड़े थे। उनकी आंखों में एक इल्तिजा थी। उसने अपना मोबाइल कैमरा ऑन किया और उनकी वीडियो बनाने लगा। इस दौरान कुछ और लोग भी वहां आ गए और जख्मियों को बाहर निकालने लगे। वो आगे बढ़ गया और दोस्तों को एक्सीडेंट की लाइव वीडियो शेयर करने लगा। अचानक उसकी आंखों के सामने तारे नाच गए। वो मोबाइल में इस कदर गुम था कि सामने से आती हुई गाड़ी को देख ना सका। एक पल में उसने अपनी आप को खून में लथपथ देखा। उसकी आंखों में एक इल्तिजा थी। उसे फौरन अस्पताल पहुंचना था। अचानक उसे उम्मीद की किरण नजर आई। एक आदमी दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसने इत्मीनान की सांस ली, लेकिन ये क्या? उसने अपनी बंद होती हुई आंखों से देखा, वो आदमी तो उसकी वीडियो बना रहा था। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाएं और साथ में ऑल का बटन भी दबा दें ताकि आपको बर वक्त अफसानचा लोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। मोहम्मद अली इस्माइल का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है मसीहाई। आबरूवेजी के बाद 18 साल की एक खूबसूरत लड़की को समाज में दोबारा इज्जत व मुकाम दिलाने के लिए गांव में पंचायत बुलाई गई। 70 साल के एक बाइज्जत वो बावकार बुजुर्ग ने खड़े होकर अपनी बात इस तरह रखी। इस लड़की को समाज के फर्क आमीज और हकारत भरे बर्ताव से बचाने के लिए और दोबारा जिंदगी के धारे में लाने के लिए जरूरी है
کہ ہم میں سے کوئی شخص سامنے آئے اور اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا دی۔ بھیڑ میں سے آواز آئی، آخر کون اس لڑکی کو اپنی بہو بنائے گا؟ یہ سب ہم سے نہیں ہوگا۔ پھر ایک آواز ابھری، بدنامی کا یہ داغ کوئی برداشت نہیں کرے گا صاحب، تو پھر کوئی کیوں یہ بوجھ اٹھائے گا؟ پھر ایک آواز بلند ہوئی، آپ کا لڑکا بھی تو جوان ہے، آپ ہی پہل کیوں نہیں کرتے؟ اور چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بزرگ کہنے لگے، میرا لڑکا تو نہیں، لیکن میں تیار ہوں۔ یہ سنتے ہی بھیڑ میں موجود سبھی بزرگ اور ادھیڑ عمر کے لوگوں کی رال ٹپکنے لگی۔ عباس ثاقب کا مختصر افسانہ، عنوان ہے بچت۔ ہر سال ان دنوں میں گھر کا ماحول میاں بیوی میں در آنے والی سرد مہلک کی وجہ سے برفیلا ہو جاتا ہے۔ باپ پر والد سمجھے جانے والی دونوں بیٹیاں اور بیٹا بھی عجب روکھا برتاؤ کرنے لگتے۔ محسن نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس سال ایسا نہیں ہونے دے گا، لہذا اس نے عید پر بونس ملنے کی اطلاع بیوی سے چھپا دی۔ نیلم نے افسوس کا اظہار کرنے پر اتفاق کیا، کورونا کی وجہ سے پچھلے سال بھی بونس نہیں ملا۔ بقرعید پر ملنے والا بقیہ آدھے بونس کو محسن نے سیرۂ راز میں رکھا۔ اب پورے 30,000 روپے بونس کے اور 20,000 روپے 6 ماہ کی بچت کے اس کے اکاؤنٹ میں موجود تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ عین وقت پر گھر والوں کو خوشگوار سرپرائز دے گا، مگر اوپر والے کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دسمبر گزرا اور جنوری آ گیا، مگر محسن نے اس بار بھی اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔ اس پر نیلم صرف دل برداشتہ ہی نہیں ہوئی بلکہ شوہر پر برس پڑی۔ اس کا یہ رنگ محسن نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس نے بچوں کی موجودگی میں کہا، محسن صاحب، اس بار کیا بہانہ ہے بچوں کی خواہش پوری نہ کرنے کا؟ مجھے پتا ہے 3 دن پہلے تمہارے اکاؤنٹ میں مجھ سے پوشیدہ رکھے ہوئے پورے 50,000 روپے موجود تھے۔ محسن یہ سن کر بالکل خاموش ہو گیا، مگر اپنے پیاروں کو اس انکشاف پر شدید صدمے میں دیکھ کر اسے بولنا پڑا، میں تم سب سے معافی چاہتا ہوں۔ میں نے ایک بار پھر تم سب کے دل کو توڑ دیا، مگر میں مجبور تھا۔ وہ 50,000 روپے مجھے ایک اہم مقصد کے لیے خرچ کرنے پڑے۔ یہ سن کر بچے باقاعدہ رونے لگے۔ تبھی نیلم نے آتشی لہجے میں کہا، اب چھپانے کا کیا فائدہ محسن صاحب؟ بتا دیں کہاں اڑائی اتنی بڑی رقم؟ نہیں بتانا تو مجھے اجازت دیں، میں بچوں سمیت بھیا کے گھر جا رہی ہوں۔ محسن نے بے بسی سے کہا، کاش میں تم لوگوں کو بتا سکتا۔ اگلے روز دفتر سے تھکا ہارا گھر پہنچا تو نیلم کے رویے میں عجیب تبدیلی دیکھی۔ بے رخی اور ناراضی سے اس کا استقبال کرنے کی بجائے اس نے عجیب محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور اس کی شانے سے لپٹ کر سسکیاں لے کر رونے لگی۔ تبھی بچے بھی اکٹھا ہو گئے۔ گفتگو کی ابتدا گھر کی FM 100
यानी शुमाइला ने की। उसने शर्मिंदगी भरे लहजे में कहा, हम आपसे माफी चाहते हैं बाबा, हमने आपसे बुरा रवैया इख्तियार किया। मोहसिन ने चौंक कर अपनी छोटी बेटी को देखा। उसे अपने बाकी घर वालों के चेहरों पर भी शर्मिंदगी दिखाई। उसने हैरानी से पूछा, अरे भाई, कोई मुझे इस आप सबके रवैयों में काया पलट की वजह भी बताएगा? नीलम ने हैरानी से पूछा, आपने आज टीवी पर न्यूज नहीं देखी? मोहसिन ने थके थके लहजे में कहा, नहीं, आज पूरा दिन मैं फील्ड में था, सुकून का सांस लेने की मोहलत ही नहीं मिली। नीलम ने जज्बाती लहजे में कहा, मैं वादा करती हूं कि आइंदा आप पर कोई फरमाइश पूरी करने के लिए जोर नहीं डालूंगी और ना नाराज होंगी। मोहसिन ने हैरानी से कहा, वो तो ठीक है, मगर खुदा की बंदी, बताओ तो सही कि तुमने ये इनकलाबी तब्दीली आई कैसे? तभी निस्बतन कम वो कशमाला ने संजीदा लहजे में कहा, मैं बताती हूँ पापा, तमाम न्यूज चैनल पर सुबह से एक ही दर्दनाक खबर का चर्चा है। मरी में कल दोपहर से जारी बर्फीले तूफान में फंसे कई खानदान बच्चों समेत गाड़ियों में हलाक हो चुके हैं और अनगिनत लोग अभी तक बर्फ में फंसी गाड़ियों में मौजूद हैं। ये सुनकर मैं चौंका। तभी नीलम ने भीगे लहजे में कहा, अगर बच्चों की इन छुट्टियों में आप हमारी जिद से मजबूर होकर हमें वहां ले जाते तो शायद टीवी पर चलने वाले मरहूम अफराद के नामों के टिकर में हमारे खानदान का भी नाम शामिल होता। मैंने अपना लहजा बहाल रखने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए कहा, मुझे पुख्ता यकीन है कि हमारे खानदान को इस सानहे के मुकाम पर इत्तेफाकिया गैर मौजूदगी में नहीं बल्कि एक भले इंसान की दुआओं ने बचाया। वो चारों सवालिया नजरों से मुझे देख रहे थे। मैंने कहा, इस अलमनाक सानहे की खबर न आती तो मैं ये बात कभी आप लोगों को ना बताता। दरअसल 3 दिन पहले मैंने बशीर भाई को दफ्तर के किचन में चाय बनाते हुए रोते देखा। मेरी असरार पर उसने बताया कि दफ्तर वालों ने उसे 60,000 रुपए एडवांस देने से इनकार कर दिया है, जबकि इस रकम की उम्मीद में उसने अपनी बेटी की सादगी से शादी के लिए 1 हफ्ते बाद की तारीख दे रखी है। ये सुनकर मेरे दिल को जोर का धक्का लगा और मुझे अपनी बच्चियां याद आ गई। मैं कुछ ही देर बाद बैंक गया और अकाउंट में जमा सारी रकम लाकर बशीर भाई के हवाले कर दी। आखिर बेटियां तो सबकी साझी होती हैं ना नीलम।